इससे कोई मफर नहीं, कोई फरार नहीं। जनाब वजीर आजम को उनको ये सवालों का जवाब और अपना हिसाब सारा देना पड़ेगा। बातों से आपकी जान नहीं छोड़ेंगे एतजाज हसन। अब तुम सैंडल पहनते हो, तुम्हें सैंडल में इंशाल्लाह घर भेजेंगे। तुम्हारे पास जो एलपीजी का तुम्हारी बीवी के नाम पर करप्शन हुई, कौम को बताओ कि वो एलपीजी का कोटा तुमने कैसे लिया। अगर पार्लिमानी जमहूरियत में वजीर आजम ऐवान को जवाबदेह नहीं है तो फिर पार्लिमानी जमहूरियत की रूह के खिलाफ है ये रवैया। आपको समझना चाहिए कि आपने जो खेल रचाया हुआ था, कलाबाजी खान बन के यू टर्न करके आपने अपनी साख तबाह कर दी है। मैट में आए, FIA में आए, जुडिशल कमीशन में आए, असेंबली में आए, हर जगह आए, क्योंकि रंगे हाथों पकड़े गए। नवाज शरीफ दुश्मनी में एंटी नवाज शरीफ इत्तेहाद बना है और ये इनके TOR से भी जाहिर है। इनके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड। अमलीना शिगरी। नाज़रीन, हमने ये अब तक देखा कि मुल्की सियासत सवालात जवाबात की फेज में उलझ चुकी है और बहुत बुरी तरह से, और जिस तरह से ऑपोजिशन ने इस हफ्ते वो 7 सवालात दिए हुकूमत को और वजीर आजम से दरख्वास्त की, मुतालबा किया कि वो आके पार्लियामेंट में उन सवालात का जवाब दें। एज एक्सपेक्टेड वजीर आजम के जो तमाम वुज़रा की जो टीम है हुकूमती, उन्होंने आके कहा कि वजीर आजम जरूर आएंगे पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में आकर वो इन सवालात का जवाब देंगे। और आज जो ये सवालात जवाबात का मुकालमा होना था वो नहीं हो सका और ये गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि वो अब मंडे वजीर आजम आकर इन सवालात का जवाब देंगे। बट उसके साथ साथ ही जो एक हुकूमती रद्द-ए-अमल देखा गया उसमें यही कहा गया कि जो सवालात हैं वो गैर संजीदा हैं अपोजिशन के और हक़ाइक़ को मस्क करने के मुतरादिफ हुकूमत ने करार दिया अपोजिशन के सवालात को, और उसके साथ साथ ही अपने कुछ मजीद सवालात दे दिए अपोजिशन को आंसर करने के लिए। बट आज की जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट वो ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली साहब ने उस खत का कि जो उनको भेजा गया था वजीर आजम की जानिब से, जिसमें कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई थी और हुकूमती TORs भिजवाए गए थे, उसका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया। और उसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो TORs हैं ये नेचुरली बहुत वाइड और ओपन एंडेड हैं। तो उन्होंने जो तमाम एक जो रिफ्यूज़ल उनका सामने नजर आया, जिसको हुकूमती रद्द-ए-अमल में ये देखा गया कि जी हुकूमत के ही अब नुमाइंदे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं, बट ऑपोजिशन ऑन द अदर हैंड वो क्या मौकिफ रख रही है, वो ऑपोजिशन कहती है कि जी हमारे मौकिफ की तायीद हुई है। कितना लिमिटेड स्कोप जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसमें हाईलाइट किया अपने उस खत में कि कमीशन जो फॉर्मेशन ऑफ कमीशन है अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956, एक्ट 6 of 1956, it's looking to its limited scope will result in the constitution of a toothless commission which will serve no useful purpose except giving bad name to it। और वो ये भी साथ साथ कहते हैं कि इसमें तो बड़े साल लग जाएंगे। जो हमने इनिशियली जब ऑपोजिशन के TORs आए थे सामने तो हमने यही देखा था, वो जो रिएक्शन था वो यही था कि हुकूमती TORs को मुझे मुस्तरद किया था ऑपोजिशन ने, उन्होंने यही कहा था कि इसमें बड़ा अरसा लग जाएगा, शायद अगली जनरेशंस भी तक में भी कुछ भी नहीं हो सके। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि अब मामला कहाँ जाते हुए नजर आ रहा है, फिर इसमें ऑलरेडी 1 महीने से ज्यादा का अरसा लग चुका है, कहाँ मामला जा रहा है। आज हमारे स्टूडियोज में इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली सीनियर रहनुमा अमजद न्याजी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मियां अतीक साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पंजाब के सदर हैं सेनेटर मियां अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों को वेलकम करती हूँ स्टूडियोज में। और हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन कराए राना अफजल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। राना अफजल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन मैं राना अफजल साहब का ऑब्वियसली मौका बहुत जरूरी है, बट उससे पहले मैं स्टूडियो में जाऊंगी कि जो ऑपोजिशन के जो एक स्ट्रॉन्ग एक रद्द-ए-अमल था और जो TORs भेजे गए थे जिसपे हमने देखा कि हुकूमत नहीं मानी, उसके हवाले से मैं जरूर पूछना चाहूंगी अमजद न्याजी साहब, किस तरह इस मामले को देख रहे हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जी ये बड़े जो परहैप्स ऑपोजिशन पार्टीज भी कह रही थी हुकूमती TORs के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीना, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि डे वन से जब से ये मामला इंटरनेशनली लीक आउट हुआ और जितने भी साफ़ी थे उन पूरी दुनिया के अंदर ये गया और जहाँ जिस ममालिक के पॉलिटिशियन जब वो लोग इन्वॉल्व थे तो सब मतलब पूरा निज़ाम ही उलट गया। तो पाकिस्तान के अंदर के हमारे जो हुक्मरान थे उनके नाम भी आए, इंडिया के अंदर भी आए। इंडिया ने क्या किया कि उस ऊपर फौरन एक कमेटी बना दी और उसके ऊपर उन्होंने जुडिशल कमीशन के जरिए कमीशन के जरिए उन्होंने अपनी फैक्ट्स एंड फाइंड जो है ना वो तेजी से कंप्लीट कर लें। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि मियाँ साहब और मियाँ साहब का ख़ानदान जो चूँकि इसमें
ان کا نام بھی تھا میاں صاحب کے خاندان کا نام. تو انہوں نے کیا کیا کہ معاملے کو بجائے سلجھاؤ کی بجائے الجھانا شروع کر دیا. اور ہم جو بات ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹی او آرز آپ نے جو اپنا عدالت کو بھیجے ہیں 1956 کے تحت, جو پھر 90 ایکٹ اس میں 59 میں اس میں امینڈ بھی ہوا, تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اس کے اختیارات جو ہے وہ بہت محدود ہیں. اور اس لیے چیف جسٹس نے پہلا پوائنٹ جو تھا کہ یہ ایک بیس لیس ہوگا, یہ اس کو بنانا ہمارے لیے بھی مطلب یہ ہماری اس میں نہیں آتا. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ جو آپ ہمیں جو لوگ اس میں انوالو ہیں, جو کمپنی انوالو ہیں, ان کے نام بھی بھیجیں. اور جو سب سے اہم بات انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ قانون سازی کر کے ہمیں بھیجیں. کیوں کہ اس وقت تک جب تک آپ قانون سازی کر کے نہیں بھیجیں گے, یہ جوڈیشل کمیشن اس وقت تک وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو حکومتی رد عمل آیا وہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن کے ساتھ دیکھیں, آپ خدا کے لیے آپ اس کے اوپر سنجیدگی اظہار کریں. آپ کی گرد جو ہے نا, وہ آپ کی گردن میں جو میں سمجھتا ہوں رسا, وہ بڑی تیزی کے ساتھ تنگ ہونا شروع ہو. بٹ حکومت اب کہہ رہی ہے سینیٹر صاحب کی کمیشن بھی بنے گا اور اس خط کا جواب بھی دیا جائے گا. یہ تو صرف گائیڈ لائنز حکومت کو دی گئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے. سینیٹر صاحب, کیوں اتنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے جہاں تمام دنیا بھر کے ممالک میں انویسٹیگیشنز کا آغاز ہو چکا ہے, اور کب سے ہو چکا ہے, فوراً ہوا ہے. پاکستان میں ابھی تک اس کو الجھایا کیوں جا رہا ہے؟ بہتر نہیں ہوتا کہ اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ کر ایک متفقہ ٹی او آرز تشکیل ہو جاتے ہیں, آج کو ہم کمیشن کا آغاز دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ آج آپ کو جو اپوزیشن نظر آ رہی ہے یہ متحدہ اپوزیشن ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے جس میں 9 جماعتیں شامل ہیں اور ان سب کی ایک آواز ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہم دل سے احترام کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کا, کیونکہ وہ وقت کے عہدیدار ہیں, ذمہ دار ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنی جانب سے, اپنی پارٹی کی جانب سے جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہاں آپ نے ایک کلپ دکھایا جس میں یہ کہا گیا کہ اپوزیشن جماعتیں پرائم منسٹر صاحب محترم نواز شریف صاحب کے خلاف ہو کر اکٹھے ہو گئے ہیں. اس میں کسی کے خلاف ہونے والی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم ایٹ لیسٹ اس چیز پر نہیں ہے. ہم قوم کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سچائی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم پرائم منسٹر صاحب تک بھی ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کہا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز میں بالکل پاک صاف ہوں گے, لیکن یہ قوم کا حق ہے کہ وہ آ کر فلور پر اپنی صفائی پیش کر دیں, جیسا کہ وہ آلریڈی کر چکے ہیں. وہ جس وقت قوم کے سامنے آئے, انہوں نے آ کر ایک ایڈریس کیا قوم سے, اس وقت میں وہ اپنی صفائی بیان کر چکے ہیں. اب جو مزید سوالات آئے ہیں, جو کہ بہت مختصر صرف 7 سوال ہیں یہ, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں بلا کر اور کوئی all of a sudden ان سے کوئی اچانک ہم کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں. ہم تو ہم کہہ چکے ہیں آلریڈی. اور یہ صرف ہمارے اپوزیشن کی ہی بات نہیں ہے. آج صرف پاکستانی قوم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان, اور ہمیں فخر ہوگا کہ پاکستانی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آ کر اپنی صفائی بیان کر دیں, اپنے آپ کو کلین ظاہر کر دیں, جیسا کہ وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں, جیسا کہ وہ بار بار کہتے آئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, عمران خان صاحب نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا. میں اسی طرح کہتا ہوں کہ یہ جو احتساب ہے یہ صرف پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہے. کوئی مت یہ سمجھے یہ چند ان کے جو ارد گرد کے وزیر بننا چاہتے ہیں یہ انہوں نے بات چلائی ہے. شاید ایسے وہ اچھل کر جیسا کہ ابھی اچھل رہے تھے اس میں وہ وزارت کے منصب پر پہنچ جائیں, ایسا ممکن نہیں ہے. میں واضح کرتا چلوں کہ دیکھیں جو حقیقت ہے اس کو قوم کے سامنے لایا جائے. اور ہم یہ کہتے آئے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے احتساب کا عمل, جو ٹی او آر بنے, اس میں صرف ایک خاندان یا فرد واحد کے خلاف نہ ہو بلکہ تمام ان لوگوں کے جنہوں نے ملک کو لوٹا. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ جو زاہد حامد صاحب نے جو پچھلے ہفتے ایک چودھری نثار صاحب کے ساتھ جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اپوزیشن کے جو ٹی او آرز ہیں وہ بڑے پیناما سینٹرک ہیں, ہمارے ٹی او آرز بڑے وائلڈ اسکیل کے آج ہو چکی ہے. دیکھو میں رانا جسٹس صاحب نے ان پر کیا کہا ہے کہ یہ ایسے ٹی او آرز ہیں جو 1947 سے شروع ہوتے ہیں اور 2147 تک
इसका अमल जारी रहेगा। राना अफजल महदूद किया जाए। राना अफजल साहब, गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये देखा कि जी जाहिद हामिद साहब ने कहा कि भाई ये तो हमने तो तमाम पूरे दुनिया भर में जहां जहां ऑफशोर कंपनीज है वो सब तहकीकात होनी चाहिए। ऑपोजिशन ने मेरा सिर्फ पानामा को फोकस किया, ना कर्जे माफ कराने वालों का उसमें जिक्र किया गया, वो नुकात निकाल दिए गए जो हमने मेंशन किए थे। आज चीफ जस्टिस का जब आपने वो सुना, उनका मौकिफ जो स्टांस सामने आया, क्या कहेंगे सर? जो जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब कह रहे हैं कि इसमें तो बड़े साल लग जाएंगे तहकीकात करने में कमीशन के लिए, और ये बड़ा टूथलेस कमीशन साबित होगा कि अगर इसको आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 से आप अटैच करें। जी बिल्कुल ठीक है, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान का मसला भी जो है वो गंभीर है। आज वजीर आजम साहब का नाम तो नहीं है, लेकिन 1000 के करीब लोगों का नाम है, और उसमें ना कोई पार्टी बची है ना कोई तबका बचा है। इसलिए दूध का धोया यहाँ पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, और इसलिए जो भी इसके ऊपर कानून साजी अब होगी या इसके ऊपर TORs बनेंगे, वो बिल्कुल इसी तरह के होंगे जो कि एक फर्द वाहिद के लिए नहीं होंगे, बल्कि उस किस्म के जुर्म करने वाले तमाम लोगों के लिए होंगे। तो हम लोग तो बिल्कुल पहले दिन से ओपन है, और ये अभी फरमा रहे थे कि जी गवर्नमेंट ने मामले को कंफ्यूज कर दिया। गवर्नमेंट जो थी वो देख रही थी कि ऑपोजिशन पार्टीज की क्या डिमांड आती है। ऑपोजिशन पार्टीज ने पहले कहा कि चीफ जस्टिस के नाम पे ये होना चाहिए। हमने समझा था कि जस्टिस रिटायर्ड हो या सर्विंग हो वो ऑनरेबल होता है, और अगर जो रिटायर्ड जज होगा तो वो एक्सक्लूसिव टाइम दे सकेगा और इसका जल्दी फैसला हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वजीर आजम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनको 1 महीना लगा के TOR इन्होंने बनाए, और अब उन TOR से भी आगे निकलकर ये 7 सवाल ले आए हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 3 अप्रैल को ये चीज सामने आई, और आज जो है आप तारीख देख सकते हैं, 1 महीने से जायद का अरसा हो गया है। हर मुल्क में जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान में क्यों इतनी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं? क्यों नहीं हुकूमत ऑपोजिशन को साथ लेके बैठ गई और एक मुत्तफिका TORs उस वक्त तश्कील दे दिए गए? क्यों फिर हम बार बार एक हुकूमत को ऑपोजिशन की सियासत में ट्रैप होते हुए देख रहे हैं? भाई मामला मजीद उलझ रहा है सर, सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। देखिए बात यह है कि ऑपोजिशन तो अभी तक भी मुतहद नहीं है। इनमें आधे लोग जो हैं वो वजीर आजम से इस्तीफा नहीं मानना चाहते। सर इस्तीफे वाली बात में चलिए हो गया, वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जमात के साथ मिलकर बैठ के अगर ऑपोजिशन एक TOR तश्कील दे रही है, आपको दिया गया, उस पर क्यों कहा गया कि जी गैर संजीदा है? आपको तो उसी वक्त उनको लेके बैठ जाना चाहिए था। आप कहते ही नहीं गया उसको। देखिए अगर या तो मैं बात करूंगा या आप कहेंगे, इसलिए मैंने इन तीनों लोगों का और चौथा आपका भी जवाब देना है। जी बात यह है कि इनको लेके बैठते उस वक्त जब ये किसी फ्रेम ऑफ माइंड में होते, इन्होंने चीफ जस्टिस का कहा हम वो मान गए, इन्होंने कहा कि अब आपको TORs के ऊपर हमने दे दिए, इनके TOR बनने में देर लगी। अब इमरान खान उन TOR से आगे चले गए कि नैब के पास ले आए। अभी इन्होंने कई पैंतरे बदलने हैं। इनका मकसद पाकिस्तान को दोस्त करना नहीं है, इनका मकसद है नवाज शरीफ को फंसाना। और आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ का तो नाम भी नहीं है, और उन्होंने हर दफा कह दिया कि मैं हर जगह पेश होने को तैयार हूँ, मेरे बच्चे भी पेश होंगे। तो आप इसमें अब वो आके स्टेटमेंट हाउस के अंदर जो स्टेटमेंट है, कोई जी शोर शख्स ये समझता है कि जो उन्होंने टैक्स रिटर्न जमा किए हैं वो उनकी स्टेटमेंट उससे फर्क होगी, और जो टैक्स रिटर्न उनकी मौजूद है, उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल मौजूद है, वो ये लोग अगर समझते हैं कि वो गलत है, तो इनमें इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि उनको अदालत में ले जाएं। सर नवाज शरीफ साहब जो है इस बात का क्यों नहीं उन्होंने जवाब दे दिया? आज तो ऑपोजिशन आपने देखा होगा पूरे हफ्ते वॉकआउट किया, सेनेट से, कौमी असेंबली से बॉयकॉट किए सेशंस, इस पूरे हफ्ते ये चला। फ्राइडे एक्सपेक्टेड था नवाज शरीफ साहब आके जवाबात देंगे उन सवालात का, वो नहीं आए। मंडे तक ये फिर चला गया। देखिए फ्राइडे को हमें अंदाजा था कि चीफ जस्टिस साहब का लेटर का जवाब आ जाएगा, और दूसरी बात ये है कि फ्राइडे एक छोटा दिन होता है। थैंक यू सो मच राना अफजल साहब, थैंक यू सो मच। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। ऑपोजिशन पार्टी जो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा स्टूडियो इसको पढ़ती चलूं।
कि no statement made by a person in the course of giving evidence before the commission shall subject him to or be used against him in any civil or criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such statement, provided that the statement is made in reply to a question which he is required by the commission to answer or is relevant to the subject matter of inquiry. Chief Justice of Pakistan ने इस चीज को बड़े क्लियर अल्फाज में कह दिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके तहत अगर बनाया गया तो ये बड़ा लिमिटेड स्कोप रहेगा and will result in the constitution of a toothless commission which will serve no useful purpose. मैं ये भी बताते चलूंगा, हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार जी ने, और थैंक यू सो मच, वेलकम यू टू द प्रोग्राम. मैं रमेश कुमार साहब की भी बात से पहले मैं चाहूंगी कि सेनेटर साहब और अमजद नियाजी साहब जो राना अफजल साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे उसके हवाले से क्या कहेंगे. अमजद नियाजी साहब, जिस तरह से हुकूमत कहती है कि हुकूमत का जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जी ये तो अपने अपोजिशन पार्टीज कायदीन के जो साथियों के नाम जो सामने आ रहे हैं उनको बचाने के लिए एक क्लियर स्टांस नजर आ रहा है. देखिए, सबसे पहले ये पनामा लीक्स को हमने तो लीक्स की नहीं, ये इंटरनेशनली लीक्स हुई. हम तो डे वन से कह रहे हैं कि भाई आप एहतसाब हमसे स्टार्ट कर दें. बात यह है कि पीएम साहब के खानदान के ऊपर, पीएम साहब के ऊपर उनके दामन पे जो उनका दामन जो कीचड़ से भर चुका है, उन्होंने अपना दामन साफ करना है. वो तो देखें वहां पे तो वो साबित हो चुके हैं कि इनकी ऑफशोर कंपनीज हैं. हम देखें जो 7 सवाल हैं क्या है, सादा से सवाल है ना. अगर ये सच्चे हैं, आज तक ये क्यों देखें, इन्होंने कहा जी कि हमारे फ्लैट्स जो हमने 2006 में खरीदे, वो दैबिया पेपर्स मिल्स में इन्होंने जो हाई कोर्ट्स के अंदर अपने पेपर, वो तो 99 में आ रहे हैं. अब देखिए कि इनकी अच्छा मरियम बीबी साहिबा जो है वो कुछ स्टेटमेंट दे रही है, हसन नवाज कुछ दे रहा है, कलसूम नवाज शरीफ साहब कुछ दे रही हैं, हुसैन नवाज साहब कुछ दे रहे हैं. वो स्टेटमेंट्स अब सबके सामने है. ऑपोजिशन पार्टीज का क्या लाएअमल होगा? देखिए, हमारा लाएअमल बड़ा वाज़ेह है. हम चाहते हैं, देखिए पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप को कैसे साफ कराते हैं, उनका मौका देखिए. हमने तो बता दिया, कौम भी जानना चाहती है कि मियां साहब हम बस करें. आपके दामन पे जो लग चुकी है कीचड़, इसको आप कैसे साफ करेंगे? आप बताएं कि आपने पैसा कहां से लिया, उस वक्त आपकी बिजनेस इक्विटी क्या थी, आपका उसके वर्थ कितना था, आपका सिस्टम कितना था, पैसा कहां से गया, आज तक क्यों नहीं बताया जा. 3 अप्रैल से लेके आज क्या डेट हो गई है, तकरीबन 1 माह से ऊपर हो चुके हैं. 13 तारीख है. और ये क्यों, देखिए 40 डेज क्यों नहीं, अगर ये सच्चे हैं, मेरी बात ये सच्चे हैं तो देखें, ये कहते हैं जी कि पार्लियामेंट्स को सावरान होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट्स में आना क्यों नहीं चाहते, डर किससे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है. सेनेटर साहब, वाइबल टीओआरस पर क्या होंगे सर? मैं उस पर भी बात करता हूं. पहले एक बात का जवाब दे दूं. राना अफजल साहब माशाल्लाह मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने एक रवानगी में बात कह दी. ना कोई तबका बचा है हमारे मुल्क का और ना ही कोई पार्टी बची है. माजरत के साथ इसको इस तरह उलझाए मत इस बात को. जो लोग क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व है, मुआशी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, उनको शरीफ लोगों के साथ मत मिलाएं. वो कैसे? आज भी पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको 50 साल से अगर वो पार्लियामेंट में बैठे हैं कभी कोई इल्जाम नहीं लगा, और वो बेशक नून लीग के ही हैं. सेनेटर हमजा जो 50 साल से पार्लियामेंटेरियन हैं, कभी उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा. इस तरह और जमातों के भी हैं. एमक्यूएम के कोई एक नाम आप बता दीजिए इसमें जो लीक्स में आया हो किसी जगह पर. सो इसलिए स्ट्रेट अवे ये कहना मुनासिब नहीं. अब हम बात करते हैं टीओआरस की. देखिए, पहली चीज ये है, हुकूमत ने अपने टीओआरस भेजे, अपनी तरफ से बनाकर भेजे. ऑपोजिशन जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन है उनका यह कहना था कि यह वर्केबल नहीं है. आज वो बात साबित हो गई, जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा. दूसरी चीज, टीओआरस बनाकर भेजे गए मुत्तहिदा ऑपोजिशन की तरफ से, जिनको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया गया फर्स्ट स्टांस में ही. बाद में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इन पर बात की जा सकती है, फाइन. लेकिन क्या आज तक कोई राब्ता किया गया हुकूमत की तरफ से? मैं सिर्फ एक बात पर आऊंगा अलीना, ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत के जो ओहदेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, माजरत के साथ वो चीजों को जिस तरह से खराब कर रहे हैं, ये खराबी की तरफ जा रहा है, हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहा है, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त पर होगी. रमेश कुमार साहब, एक बहुत हेड ऑन कोलिजन की जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं, जाहिर है जब तक सोल्यूशन ना निकले हम वर्स की तरफ जा रहे हैं. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ये बात अगर कह देते हैं कि भाई ओपन एंडेड इंक्वायरी का क्या फायदा होगा जब तक आप अक्यूज का नाम उस चीज में नहीं स्पेसिफाइड नहीं करेंगे, आप
किस तरफ मामला लेके जाना चाह रही है हुकूमत, और फिर हुकूमत जो ऑपोजिशन के जवाब में वो भी जल्द से और जो रिएक्शन में नजर आ रही है वो तो फिर साफ साफ ट्रैप होते हुए दिखाई दे रही है। मैं अलीना शुक्रिया, पहली बात तो ये कि हेड ऑफ कुलेन की जो बात की गई, जो अपोजिशन चाहती है वो कम से कम PMLN एक जमहूरी पार्टी है और वो कभी नहीं करेगी। जो इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं होंगी कि इस तरीके से हम चले जाएं और हुकूमतें डीरेल हो जाएं। जमहूरियत की बका की खातिर पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, अभी भी देंगे, वो मसला नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ जो लेटर हमें भेजा है, हमने उसके ऊपर मशावरत शुरू कर दी है और हम उसको वेलकम करते हैं कि हमें पहली चीज़ तो ये है कि हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का पहले मैंडेट यही था कि चीफ जस्टिस साहब अपनी सरबराही में कोई कमीशन बनाए और उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करें, मगर यहाँ पे भी जो पॉलिटिकली जो स्टेटमेंट आती गई, कभी जो है वो न्याजी साहब के लीडर की तरफ से नैब की बातें आती गई, कभी शोएब सैनल की बातें आती गई। चीफ जस्टिस ने जो ये कहा है कि हुकूमती TOR जो है वो बड़े वाइड है, बड़े ओपन एंडेड। बात करने दें। बात यह है कि अगर हमारे TORs के अंदर कोई भी कमी पेशी है, जो भी चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखा है, हम उनकी विजन में जो उन्होंने लिखा है उनको सामने रखते हुए उस चीजों के ऊपर अमल करेंगे। क्योंकि ऑपोजिशन का जो हुकूमती TOR जब आपने दिए, जो ऑपोजिशन का जो एक रिएक्शन आया था कि इसमें तो बड़ा अरसा दरकार हो जाएगा, बड़ा अरसा लग जाएगा इसकी इन्वेस्टिगेशन। मैं समझता हूं हमने सही दिए या गलत दिए, हमने फिर भी चीफ जस्टिस साहब को कहा कि इसके ऊपर जो आपकी ऑब्जर्वेशन है आप हमें दें, हम उसके ऊपर आ गई है, हम उनके ऊपर मशावरत करके दोबारा उन TORs के साथ अपोजिशन से बैठने में भी, जमहूरी तरीका ये नहीं होता कि आप अपोजिशन को लेकर बैठ जाते। अपोजिशन से बैठने के लिए भी हमें कोई एतराज नहीं है। हमने 1956 के तहत हमें पावर थे, हमने TORs बनाए, मगर आज अगर अपोजिशन के मेंबरान बैठ के ये बात करें कि दामन कीचड़ से खराब हो गए हैं, हाँ। ये जो है वो क्या नाम है, शरीफ और गिल्टी, मतलब मैं समझता हूं शरीफ कौन है, गिल्टी कौन है, हाँ। ये वक्त बताएगा कि शरीफ कौन था, गिल्टी कौन था। MQM की बात की गई, MQM की बात की गई तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सारे केसेस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वो भी चल रहे हैं। हम ये नहीं कहते, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम एक चीज क्लियर हो, वेट एंड वॉच। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। कोसा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। कोसा साहब, पनामा लीक्स का फर्स्ट फेज आया, बड़ी सियासत में खलबली मच गई, दूसरा फेज भी इसी हफ्ते के आगाज में आ गया, मजीद 259 के करीब अफराद का नाम उसमें आ गया। क्या कहेंगे सर, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी जवाब सामने आ गया हुकूमती TORs को लेके, बड़े ओपन एंडेड, और जो बातें की जाती थी कि इसमें तो बड़े साल लग जाएंगे, अब हुकूमत कहती है कि ये जी हमारे लिए तो गाइडलाइंस हैं, हुकूमत इस खत का जवाब भी जरूर देगी। देखिए, ये हमें तो रोज़े अव्वल से पता था कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ये कौम की और आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये इस तरह से यही जवाब मुतवक्के था। जब आप ओपन एंडेड, तो क्या आप एक रोविंग इंक्वायरी और विच हंटिंग के लिए एक रेफरेंस ऐसी भेजते हैं जिसमें टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस है वो उनका इहाता अगर किया जाए तो मेरे ख्याल में कई चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो जाए तब भी वो पाया तकमील को नहीं पहुंच पाएगा। तो ये इस तरह से जो है नहीं होते। देखिए, एक नुक्ता मरकूज किया जाता है और उस पर जो है आप इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या उस पर आप फैसला मांगते हैं अदालतों पे। आप कहें जी 47 से कीजिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, सारी पाकिस्तान की करप्शन जब तक हुई है उस सारे को जो है वो करें, तो जाहिर है कि इस तरह नहीं होता है। जब एक पनामा लीक की बात हुई थी, और माफ कीजिएगा, ये अगर इसी तरह मोहतरम नवाज शरीफ साहब को मशवरा देने वाले जिस तरह से बोहतान दराजी और उल्टा यलगार इन्होंने मचाई है, तसादम की तरफ ले जाने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में ये खुद कफील है अपनी तबाही के। हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि जमहूरियत बच जाए और डीरेल ना हो, शायद हम भी ना बचा पाए। तो देखिए, इसलिए होश के नाखून लेने चाहिए। और एक पनामा लीक्स में एक इंटरनेशनल जो कंसोर्शियम था ऑफ जर्नलिस्ट, जो 140 दुनिया के जो है माहिर तरीन लोगों ने ये 1.5 साल की काविश के बाद जब ये चीज लाई, एक आगही दी है। हम नहीं कह रहे हैं, देखिए आगही दी है, उस पर छानबीन होनी चाहिए कि माशाअल्लाह 14-15 साल के बच्चे जो है वो खरबपति बन जाते हैं, कौन सी
اللہ سب کو ایسے ہونہار بچے دے. لیکن سوال یہ ہے کہ قوم جواب مانگتی ہے ان سوالوں کا کہ بتائیے گا یہ آپ مان رہے ہیں پاک لینڈ پر آپ کے جو ہے فلیٹس ہیں, اور یہ معاف کیجیے گا ہزاروں سینکڑوں کروڑوں میں نہیں ہے, یہ اربوں میں ان کی قیمت ہے. تو یہ ارب پتی جو ہے پہلے دن سے روز اول سے کیسے بن گئے یہ خرید کر. کھوسا صاحب, چیف جسٹس نے جو تمام جو نکات ہائی لائٹ کیے ہیں اس حوالے سے, وزیر اعظم خط لکھتے ہیں, چیف جسٹس کمیشن بنانے سے انکار کر سکتے ہیں. اب جس طرح حکومتی موقف ایک جو سامنے آیا آج انیشلی فوراً ہی رد عمل جو آیا کہ جی چیف جسٹس نے انکار نہیں کیا کمیشن بنانے سے, ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں. ماشاء اللہ. وہ ایک مجھے مثال یاد آئی کہ ایک شخص جو ہے رشتہ مانگنے گیا, انہوں نے کہا مارو اس کو اوقات بتاؤ, مار کے انہوں نے زمین پر لٹا دیا, اور وہ کپڑے جھاڑ کے پوچھتا ہے سے موڑ میں کو انکار سمجھا. اگر اب بھی یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ انکار کوئی اور طریقہ ہوتا ہے انکار کرنے کا, تو پھر وہی طریقہ میں سمجھتا ہوں پھر وہ ذمہ دار والی بات سن لیں. ٹھیک ہے, یہ انکار ہی ہے, معاف کیجیے گا, جو مرضی حکومت کہتی رہے, اس سے بڑا تماچا نہیں ہو سکتا جو حکومت کو مارا گیا ہے منہ پر. کہ کمیشن کیسے بناتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ٹی او آر کیا ہوتی ہیں کس طرح سے, آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ وفاق کو کہا جا رہا ہے چیف جسٹس کی طرف سے, کیا آپ کو یہ خد و خال کا علم نہیں ہے کہ کن زاویوں پر کن رائچوں پر جو ہے کی جاتی ہے. اس سے بڑا کیا تماچا ہو سکتا ہے. کھوسا صاحب, اگر نواز شریف صاحب آج قومی اسمبلی میں آ کے ان 7 سوالوں کا جواب دے دیتے تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ خط کا جواب آج دینا کی ضرورت پڑتی؟ دیکھیں محترم نواز شریف صاحب کبھی بھی جواب نہیں دیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو پیر کو بھی نہیں جواب دیں گے, پیر کو جو یہ مکالمہ پیر تک جو گئے نہیں, یہ جواب نہ ان کے پاس ہے نہ وہ دیں گے. نکلے مجھ سے, آج آپ کو دور نہیں ہے, سوموار بھی آیا چاہتا ہے. یہ صرف اس کو کنفیوژن میں ڈال کر ٹوٹ جی میں نے دے رکھے ہیں, جی میں نے گوشت میں دے دیا ہے جواب دے دی. وہ اتنے ثنا خان ہے جو بانگ دوہل آ کر گلے پر لڑائیاں کرتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں اور الٹا دشنام درازی اور الٹا بہتان لگاتے ہیں. یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں باقی سب نے اپنے اپنی صفائیاں دی, اپنے اپنے جواب دیے. Right sir, thank you so much Atif Khosa صاحب for joining us and sharing your views. Thank you. حکومت رمیش کمار صاحب بڑا کنفیوژن کا شکار کر رہی ہے, کنفیوز کر رہی ہے, مزید جواب نہیں دیں گے نواز شریف صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حکومت کنفیوز نہیں ہے. پہلی چیز یہ جواب عوام کو دینا ہے نا. عوام کو ابھی بھی پشاور میں آپ نے کل الیکشن دیکھی, عوام آج بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. عوام کے ساتھ جب 2018 میں جائیں گے تب بھی عوام کے سامنے اپنے جا کے مینیفیسٹو یہ وہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا وہ جا کے پیش کریں گے. اگر ممبران خود جو یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ایک سوال نامہ پیش کریں جس میں خود اس میں ان کے نام ہو کہ بھائی آپ یہ سوال نامہ دیں, میاں صاحب دیں, بھائی آپ اگر ایجنڈا بناتے ہیں آپ اس ایجنڈا کی پھر یہ کہیں کہ جو پاناما لیکس کے اندر ہے وہ کم سے کم انکوائری, اور وہ انکوائری کرنے کے لیے ہم جب کمیشن بنائیں گے تو وہ سوال نامہ آپ جو بھی پیش کرنا ہے تو اس سوال نامہ اس کمیشن کے سامنے پیش کریں. مل کے تو بیٹھے اپوزیشن, سوال نامہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے, مگر اس کے لیے بھی تہمیز اور تہذیب ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دامن آپ کا کیچڑ سے بھر گیا ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ہفتے 10 دن سے جو بھی ان کا شور چل رہا ہے, آج بھی پشاور کے اندر آپ نے پیپلز پارٹی بھی دیکھی, پشاور سٹی کی الیکشن ہو, پیپلز پارٹی بھی ہو, پی ٹی آئی بھی ہو, پی ایم ایل این ہو, الیکشن آپ کو پرائم منسٹر کا نام ہی نہیں آیا. سر پرائم منسٹر صاحب کی کیا یہ فرض نہیں بنتا کہ ان کے ڈیپینڈنٹس کے حوالے سے وہ سورس آف انکم, جو ڈیپینڈنٹس کا نام ہے ان کے بچوں کا نام ہے تو وہ سورس آف انکم ظاہر پرائم منسٹر بھی ایک عام آدمی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ دیکھیں ایم این اے بننے کے بعد پرائم منسٹر بنے نا, کانسٹیٹیوشنلی وہ کیا وہ اسمبلی کے اندر جواب دہ نہیں ہے, پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہے. بالکل, یا وہ راجہ رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ دیکھنا پاکستان کے خود دیکھیں کہ آپ کو ان کو راجہ رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ تو ہے نہیں. یہاں پہ دیکھو قوانین ہیں, آپ کو تحفظ ہے, کانسٹیٹیوشنلی سب جو ہیں وہ مطلب ان کو جواب دہ ہیں. بات یہ ہے کہ جب قوم ان سے پوچھتی ہے یہ ہم نہیں, یہ سوال قوم کے بھی ہیں, متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا قوم کے سوالات سامنے رکھے ہیں نا. ہم نے کیا سادہ سے سوال ہم تہذیب کے ساتھ نیشنل اسمبلی کے اندر ان سے پوچھیں گے, تہذیب کے ساتھ. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ایک آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے, آپ ان کے تحت چلتے ہیں. ہم نے سادہ سے سوال کیے, کوئی اتنے بڑے مشکل سوال نہیں ہے. ہم نے کیا پوچھا,
उन सादा सवालों में आप देखें उनमें क्या मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, बट साहब यही अवाम भी उम्मीद करती है कि वजीर आजम सच आके कौम को एतमाद मिले और सच बोल दें। एक ब्रेक का मुझे इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद सेनेटर अतीक साहब का मैं इस हवाले से कमेंट लूंगी। करार दिया जा रहा है तमाम जानिब से, लेकिन हुकूमत उसको एक गाइडलाइंस के तौर पे कह रही है। अतीक साहब, अब जो पनामा के मुतासरीन है वो अब ये मामला जो है, जिस तरह से आप सब ने कहा कि ये कंफ्यूजन का शिकार किया जा रहा है, देर किस बात की है सर? डॉक्टर साहब जो है वो यहाँ बैठे हैं और कहते हैं कि जी जवाब भी आएगा। नवाज शरीफ साहब इन 7 सवालों का जवाब और देंगे, कौम को सच बताएंगे। देखिए, ये तो उनका इख्तियार है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। वजीर आजम हैं, वक्त के जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, लेकिन जिस तरह से आज जो खत लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, अभी आपने भी जैसे बताया, उसमें 2 चीजें वजाहत से कही गई हैं। एक ये अभी आप जो पढ़ रही थी 1956 का एक्ट, वो उसका दायरा कार बहुत महदूद है और जो TORs भेजे गए हैं वो जरा बहुत वाइड हैं। अच्छा, अब अगली बात उन्होंने क्या की है, उन्होंने कहा कि इसको नैरो डाउन किया जाए। कैसे नैरो डाउन किया जाए कि वो अफराद जिनके बारे में हुकूमत तहकीकात कराना चाहती है, चाहे वो फर्द हो, अफराद हो या कंपनियां हो, उनके बारे में लिखकर भेज दें। जो अभी तक की बात सामने आई है, जो चीज निकल रही है, अब जिस तरह से आज ये बात साबित हो गई है कि जिस तरह से TORs पहले दिन दिए गए थे, तो बहुत से टॉक शोज में बैठकर ऑपोजिशन के लोगों ने एक बात की कि जी ये जरा इस तरह के TORs हैं कि इसमें तो शुरू कब से होंगे और खत्म कब होंगे। हालांकि एक और बात उसमें की गई थी कि अगर वजीर आजम साहब चाहें, जैसा वो कहते रहे हैं, वो ऑप्ट कर दें, जैसा उन्होंने कहा भी है कि जी पहले आप हमसे शुरू करें या इस फैमिली से शुरू करें या इतने लोगों से शुरू करें, कोई ना कोई वजाहत तो कहीं से आए। मैं फिर वही कहूंगा कि हमें याद रखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं। कौम इल्जाम दर इल्जाम इससे बाहर आना चाहती है। क्या कि हकायक क्या हैं, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया। अतीक साहब, मुझे एक बात यहाँ पर ये बताएं, जो आप लोग के जो ऑपोजिशन के जो मुतफिक वो जो TORs तय हुए थे, उसमें आपने वजीर आजम से जब कहा कि वजीर आजम से शुरू की जाए कार्रवाई और 3 महीने का वक्त दिया गया कि वजीर आजम के फैमिली के हवाले से जो है तहकीकात हो, और बाकी लोग वजीर आजम के लिए 3 महीना और बाकी लोगों के लिए 1 साल, बाकी आपको पता होगा कि कितनी बड़ी एक फहरिस्त है। कितना टाइम लग जाएगा बाकियों के लिए भी? आप अगर कहते हैं क्या वो हरफे आखिर था, उसको कह देते कि नहीं आप साइमल्टेनियसली सबको चला लें। हम क्या चाह रहे हैं, फिर मैं बार बार कहूं, हम वही चाह रहे हैं जो आवाम की डिमांड है। वो क्या है, मेरे भाई ने अभी कहा इलेक्शन, कोई शक की बात नहीं है, इलेक्शन आएगा, आ भी रहा है, जहां जहां से सीट्स मिलनी है, जो लोग जिनको मुंतखब करेंगे वो अपनी जगह है। लेकिन क्या कानून हम उसको भूल जाएंगे, आइन को भूल जाएंगे? जो चीजें 62-63 भी तो कोई है, आखिर किसी ने, मैंने, हम तमाम हम तीनों यहाँ पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, क्या हमने अपने असासे, अपने गोशवारे इलेक्शन कमीशन में दाखिल नहीं कराए? अगर मैंने गलत दाखिल कराए हैं तो मुझ पर क्या चार्ज लगता है? जो चार्ज लगता है वो माजरत के साथ आप डिसाइड नहीं करेंगी, हम सब मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे, वो कानून डिसाइड करेगा और उसका इख्तियार अदालतों के पास है। हम जो चाह रहे हैं कि इसको उसी जगह लाया जाए और इसको मजीद उलझाव का शिकार, वो पंजाबी में कहते हैं लस्सी रिड़कन वाली गाल ना करो, पानी पाई जाओ लस्सी बनाई जाओ, वो ना हो, इसका रिजल्ट आना चाहिए। रमेश कुमार जी, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर पनामा लीक्स, चूंकि पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी ने आप पे हमला नहीं किया, पनामा लीक्स में, पनामा पेपर्स में नाम आना अगर आपकी इज्जत नफ्स पर जो है वो हमला है, तो फिर इसको जल्द अज जल्द क्यों नहीं एक सोल्यूशन की तरफ लेकर आया जाता? हमारे तो मुल्क की इंटेग्रिटी की बात है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर के खानदान इसमें इन्वॉल्व नजर आता है। पनामा लीक्स के अंदर किसके नाम आए हैं? आज की अगर आपने दी न्यूज पढ़ी होगी, इमरान लंदन प्रॉपर्टी वाज ओन बाय ऑफशोर कंपनी। इमरान खान की भी जो आज दी न्यूज में सारी ये आर्टिकल, बात ये कि पनामा लीक्स के अंदर जिसके नाम आए हैं, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अपना कानून है, उस सब चीज़ों को देखना कि ऑफशोर कंपनी बनाना कोई गुनाह नहीं है, आया वो मनी पैसा कहाँ से गया, कैसे गया, उन सारी चीज़ों की रिकॉर्ड चेक करना, उसके ऊपर काम करना। जब एक इदारे के हवाले हम मिलके काम कर रहे हैं, जब एक चीफ जस्टिस का नाम दिया तो उसके बाद लेटर गया, उससे अगर हम भागे कि भाई खान साहब का नाम आ रहा है उसको छोड़ दो, अगर पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम आ रहा है उसको छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ
عوام کو گمراہ کرنا ہے جھوٹ بول کے. میرے پاس ابھی ان 5-6 دنوں کے اندر ہے 25 جو ہے نا 25 ایسی اسٹیٹمنٹ ہیں خان صاحب کی جو میرے سامنے لکھی ہے. وہ چھوڑ دیں وہ سب کے عوام بھی دیکھیں گے, وہ عوام بھی دیکھیں گے. احتساب نام سے بیچا اور اس پہ ٹیکس دیا تھا اور وہاں سے پیسہ لے کے پاکستان میں یہاں سے ادھر نہیں لے کے جائے. رمیش کمار جی پی ایم صاحب جو رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں قوم ان کو آپ فرار رمیش کمار جی, نہیں دے اپوزیشن گی. کا کام ہے حکومتی اقدامات کو اگر صاحب میری ساتھ پہلی مرتبہ بیٹھے ہیں ٹی وی کے اوپر, مگر میرے حساب سے یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ اپنے ٹائم پہ بالکل بات کریں جو آپ نہیں آپ بات کریں اگر کرنا چاہتے ہیں. میں کم سے کم ہم سوبر بندے ہیں, ہمیں 15 سال سیاست میں ہو گئے, وہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. رمیش کمار جی مجھے بتائیں جو 7 سوال آئے ہیں وزیر اعظم جواب دیں گے پیر کو؟ پہلی چیز یہ جواب دیں گے ان کے اگر اپوزیشن کہے کہ 7 سوالوں کا جواب پی ایم صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہوگی. میں آپ کو ابھی بتاؤں پی ایم صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ میں پارلیمنٹ کو بالکل جواب دہ ہوں, مگر جو الزامات ہمارے اوپر میری فیملی کے اوپر, میرے اوپر نہیں میری فیملی کے اوپر لگے ہیں, جو بھی ہم کمیشن بناتے ہیں چیف جسٹس کے جو آبزرویشن آئی ہیں ان آبزرویشن کے اوپر ہم بالکل ورک کر کے اس کے اوپر کام کریں گے کہ چیف جسٹس کو ایک فری ہینڈ دیا جائے, اس کی انکوائری ہو, اور اس انکوائری میں ہر قسم کا تعاون میں بھی کروں گا, میرے بچے بھی کریں گے, اور جو لوگ جو اس چیزوں میں انوالو ہیں قانون سازی کرے. اب اس کے اوپر یہ ایک سافٹ ریفیوزل ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آپ کے ٹی او آرز کا. آپ دیکھیں اس کے اندر جو بھی اس کی آبزرویشن آئی ہے نا, ہم اس آبزرویشن کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ ہم مل کے کام کریں گے. یہ بھی بات ہے کتنا ان کی بات میں یقین کرتے ہیں, مگر کم سے کم تمیز اور تہمیز کے دائرے میں ہوگی. اگر اس کا ٹارگٹ صرف میاں صاحب ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا, اگر اس کا ٹارگٹ سارے لوگ ہوں گے. اور میں اپنے بھائی کو ضرور ایک چیز بتا دوں, جو متحدہ اپوزیشن کا فیصلہ تھا کہ کسی قسم کی کوئی غلط زبان, کوئی ہوٹنگ, کوئی چیز جب وہ تقریر کر رہے ہوں تو نہ کی جائے. مطلب ہمارا بھی موقف یہی ہے, آفٹر آل وہ قابل احترام ہیں, وقت کے وزیر اعظم ہیں, ہم قطعی طور پر بھی کہیں گے آگے آ جائیں. میں دوسری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں, بھائی نے ایک بات کہی کہ آف شور کمپنیاں بنانا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے, بالکل درست, لیکن ان کو چھپانا جو ہے وہ گناہ ضرور ہے. اگر آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جی یہ میری وائف ہے تو واقعی میں وہ وائف ہے, بس ٹھیک ہے. اگر مطلب کہیں اور سے پتہ لگتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا. اسی طریقے سے یہ جب ہم اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہیں تو اس میں فارم میں جگہ بنی ہوئی ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, آپ کے خاندان میں کون کون لوگ ہیں, ان سب کے آپ ڈیٹیلز دیں. اگر وہ دی اور ان کی ڈیٹیلز بھی دینا لازمی ہے. بات صرف اتنی سی ہے, اور ہمیں علینا اس چیز کو کہیں نہ کہیں پر روکنا ہے. اگر ہم نہیں روکیں گے تو کیا ہمارا ملک اسی طرح چلتا رہے گا؟ ہماری قوم میں یہی ہوتا رہے گا کہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے اور غریب سے غریب تر ہوتا جائے, جس کے ہاتھ میں جب بھی نظام آئے, جس کے ہاتھ میں جب بھی اختیارات آئیں. اپوزیشن پارٹیز کیسی طرح سے واک آؤٹ اور بوائیکاٹ کرتی رہیں گی پارلیمنٹ سینٹ کے سیشن. There is a reason for, we told them کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب ان کو ضرور ایوان بالا میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی آنا چاہیے. کیا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اصولاً آنا چاہیے. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ ہم کس لیے یہ کر رہے ہیں, ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں, ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہاؤس تو چل رہا ہے لیکن ہاؤس کے ہم کسی چیز میں انوالو نہیں ہو رہے. یہ ایک ہمارا جو واک آؤٹ ہے یہ بڑا چھوٹا سا ہم ایک احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نیازی صاحب, خان صاحب کی بھی جو آف شور کمپنیز کا رمیش کمار صاحب نے بھی ذکر کیا, اور تمام بات کہی جاتی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ہوں یا علیم خان صاحب ہوں, سب کا احتساب بالکل اس میں ہونا چاہیے. دیکھیں, سب سے پہلے جو خان صاحب کا جو فلیٹ تھا وہ ڈے 1 سے ان کے نام تھا, اور جب فروخت ہوا بھی تو خان صاحب کے نام سے فروخت ہوا. جہاں تک جہانگیر خان کا نام آیا 2011 سے لے کے انہوں نے اپنا ڈکلیئر کیا. دیکھیں, ہم نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں ہم سے سٹارٹ کر دیں, ہم سے سٹارٹ کرتے, ہم تو ٹی او آرز میں تو وہ چیز نہیں سامنے. میں نے کہا جہاں سے احتساب کرنا شروع کرتے ہیں, انویسٹیگیشن شروع کرنا تھے, جہاں سے مرضی کریں,
बात यह है कि जमहूरियत के अंदर ये नहीं था, आपके ऊपर जो इल्जाम आया, आप ये ना करें कि आप फिर के जी चोर मचाए शोर की पॉलिसी ना अपनाएं कि आप भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चोर। देखिए ये नहीं, आप अपने दामन को साफ करें। आप इल्जाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन ने नहीं लगाया। इंटरनेशनली जो बातें आपके दुनिया के सामने आई, आप उन्हें बजाय उसके कि आप हाउस के अंदर आते डे वन, इनका काम ये नहीं था। मैं समझता हूं उसी वक्त पार्लियामेंट जॉइंट सेशन बुलाया जाता, कौम के सामने अपना सब चीज के मेरा ये पैसा, मेरे बच्चों का ये पैसा, और हमने इस मुल्क के लिए जो सर्व कर रहे हैं, ये हमने मुल्क के लिए दिए है। अगेन ये जो पूरे इतने सालों से और जो आवाम देख रहे हैं कि भाई लूट खसोट का जो एक बाजार जो है वो नजर आता है, वो तमाम पैसे, और जब बात की जाती है कि जी स्विट्जरलैंड के बैंक्स में जो पैसे पड़े हैं 200 अरब डॉलर से जायद रकम, वो भी वापस पाकिस्तान में लेकर आनी चाहिए। और जो तमाम ये चीजें जो हमें सामने नजर आ रही हैं वो किस तरफ ले जाएंगी मुल्क को। हमारे ऑब्वियसली मुल्क जो है इस वक्त उसकी सालमियत के हवाले से बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। किस तरफ ये मामला जाएगा, ऑपोजिशन और हुकूमत को नेचुरली मिल बैठ के ही एक मुत्तफिका TOR तश्कील देना होगा, जिसके हवाले से फिर हम देखेंगे एक कमीशन बनता हुआ नजर आए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जो एक सेकंड फेज में हमने ये देखा, एक चीज मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी, जो सैफुल्लाह फैमिली का जिक्र पहले फेज में आया पैनामा लीक्स में, 34 ऑफशोर कंपनी से वो टॉप ऑफ द लिस्ट थे। सेकंड फेज में 53 ऑफशोर कंपनीज में फिर सैफुल्लाह फैमिली जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आती है। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।